हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप लोग? चलो अच्छी बात है। क्या देख रहे थे? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग का कोर्स में हम लोगों ने अभी तक काफ़ी सारे चैप्टर्स को कवर अप कर लिया था। अगर एक बार थोड़ा सा देखें तो हम लोगों ने इकोलॉजी यूनिट को कवर अप कर लिया था। इकोलॉजी यूनिट में हम लोगों ने इकोसिस्टम देखा, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी। फिर हम लोग रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे आए थे। तो हमने इनिशियली 2 चैप्टर्स को कवर अप किया था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर हम लोग बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाले यूनिट पर आ गए। उसमें हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ देखा, स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट एंड फ्रूट प्रोडक्शन देखा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर देखा। तो अब हमारे पास कितनी चीज़ें बची? सबसे पहली हमारी यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसमें 2 चैप्टर्स बाकी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नो डाउट 12th के जो चैप्टर्स है वो 11th के कंपेरिजन में बहुत कम होते हैं। फिर हम लोगों ने जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन कर लिया, पर जेनेटिक्स के 2 टॉपिक बाकी हैं, और एक बायोटेक की यूनिट पूरी बाकी है। बायोटेक इज प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर उठाएं? बाकी तो बहुत सारे हैं, 4 से 5। तो हम लोग जो चैप्टर उठाएंगे उसका नाम है स्टूडेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैंने पिछली क्लास में क्या कहा था, या तो मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक उठाऊंगी या मैं बायोटेक्नोलॉजी वाला टॉपिक उठाऊंगी। बायोटेक में ये होगा कि बायोटेक अगर पढ़ना पड़ेगा तो पूरा एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। अगर बायोटेक का प्रिंसिपल देखा है तो एप्लीकेशंस भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बायोटेक या समवॉट रिलेटेड टू जेनेटिक्स भी आएगा, तो जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी को थोड़ा आगे पीछे पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन की यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। तो जो रिप्रोडक्शन में 3rd चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज इंट्रो टॉपिक है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताऊँ। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? हमारा रिप्रोडक्शन। वी आर द ह्यूमन बींग्स। हम अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे अंदर कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? देखो, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करो तो बॉडी किससे बनी हुई होती है? एक सेल से बनी हुई होती है। बॉडी के अंदर क्या होता है? एक सेल होता है छोटा, जो कि ग्रुपिंग करके टिश्यू बनाता है, टिश्यू ग्रुपिंग करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ग्रुपिंग करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हर चीज़ सेल करवा रहा है तो वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा। किसी ऑर्गेनिज्म में टिश्यू रोल प्ले कर रहे हैं हर चीज़ का, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, सर्वाइवल, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गन का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली द ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग नाम के ऑर्गेनिज्म है, उनमें किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन शो होता है? आप बोलोगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी बॉडी में अगर कोई भी काम करवाना है, कोई भी मेटाबॉलिज्म करवाना है, कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करवानी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? उसके लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड सिस्टम्स हैं। किस तरीके के सिस्टम्स हैं? देखो, अगर डाइजेशन नाम की एक्टिविटी करवानी है तो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन नाम की एक्टिविटी करवानी है तो वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन करवाना है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन करवाना है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन तो एक क्रिया है, एक प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने लाइफ स्पैन में रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, लेकिन आपकी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोजेनी को आगे रखने के लिए, आपकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं हो, आपकी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन नाम की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसा एक और बनाना। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल मतलब क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसे प्रोसीड करें, एंड बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन में क्या है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अगर डॉग बच्चा पैदा करेगा तो वो डॉग ही करेगा, कैट कैट ही करेगा, ह्यूमन बींग अपने जैसे ह्यूमन बींग ही करेंगे। तो जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको रिप्रोडक्शन का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब मैंने आपको इंट्रो वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो रिप्रोडक्शन में मैंने ये कहा था कि रिप्रोडक्शन हर कोई ऑर्गेनिज्म कर सकता है, बस वो लिविंग होना चाहिए।
छोटे ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कर सकते हैं, प्लांट्स भी कर सकते हैं, एनिमल्स भी कर सकते हैं। प्लांट्स में अगर आप एसेक्सुअल की बात करोगे तो वेजिटेटिव, सेक्सुअल की बात करोगे तो देख ही लिया है। तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल का क्या कॉन्सेप्ट है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपलर टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और अपने जैसा बिल्कुल डिट्टो क्लोन ऑर्गेनिज्म बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा एसेक्सुअल से डिफरेंट है। एसेक्सुअल में भले ही एक ऑर्गेनिज्म है पर वहाँ पर कोई सेक्स सेल्स, गैमीट्स का रिलेशन नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गैमीट्स होने चाहिए, सेक्स सेल्स होने चाहिए जो कि दो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई एक पेरेंट जो मेल होता है उसमें मेल गैमीट होता है, मेल सेक्स होता है या मेल जर्म सेल होता है, और सिमिलरली फीमेल के साथ भी अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेक्स सेल्स का कॉन्सेप्ट है, जो गैमीट्स के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया? आप बोलोगे कि मेल की बॉडी के अंदर मेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है। अब बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो प्रोड्यूस कर रहा है? सिस्टम है। मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही कोई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है। फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में कितना बड़ा फर्क है कि एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई सेक्स सेल गैमीट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स नहीं, देयर इज नो, मतलब कोई बात ही नहीं है ऑर्गन की। तो ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। पर यही जस्ट अपोजिट सिनेरियो आपको किस में दिखेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रो से बात को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? रिप्रोडक्शन में क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो सकता है, किसी भी स्पीशीज का ऑर्गेनिज्म हो सकता है। सो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस अनदर, या आप न्यू भी बोल सकते हो, ऑफ इट्स ओन काइंड। ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है। जैसे डॉग है तो रिप्रोड्यूस करके डॉग ही बनाएगा, कैट है तो रिप्रोड्यूस करके कैट ही बनाएगी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग ही बनेंगे। अब बात आती है कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको रिप्रोडक्शन एट ह्यूमन लेवल पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमंस में क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल है, जिसकी हम हायरार्की लिख लेते हैं। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, देन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हर एक ऑर्गन कोई ना कोई स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करवाने के लिए बना हुआ रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन की कोई प्रोसेस करवाना, अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में और लिखते हैं। हम लोग इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स में इसके अंदर कि नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल
but necessary to proceed the continuation of species. ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर रिप्रोडक्शन की कोई एक्टिविटी करवानी है या रिप्रोडक्शन नाम से कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करवानी है तो फॉर कैरिंग आउट reproduction, we the humans has well developed reproductive system, reproductive system. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखो। रिप्रोडक्शन कैरीड बाय एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इरिस्पेक्टिव लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टेराइल नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ते थे, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने क्या बात की कि लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड के अंदर अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की लिविंग की बात करते हो कि ये ऑर्गेनिज्म क्यों लिविंग है, तो हमने कुछ फैक्टर्स बताए थे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, उसमें लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर लाइफ है, वो ग्रोथ शो कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। वो लाइन याद है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, पैदा नहीं कर पाते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पाते। जैसे कोई फीमेल है वो स्टेराइल है, नहीं कंसीव कर पा रही है, कोई मेल है, ठीक है, नहीं वो स्पर्म्स को इतना एक्टिवेट कर पा रहा है। या फिर आप म्यूल देख लो, म्यूल डोंकी और हॉर्स के मेटिंग से बनता है, पर म्यूल खुद एक इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म है। म्यूल अपने जैसा और म्यूल नहीं पैदा कर सकता। जो आपके हनी बीज में वर्कर हनी बीज होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस हनी बीज ऑफ देयर ओन काइंड। तो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग का, इरिस्पेक्टिव जो लिविंग बीइंग है वो स्टेराइल नहीं होना चाहिए। उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर सेक्सुअल की बात कर रही हूँ तो वो प्रॉपर गैमीट बनाने चाहिए और उनकी एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में carried out by all the living organisms, ठीक है स्टूडेंट्स, कैरीड बाय ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और क्या देख सकते हो आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म किन तरीकों से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं भाई, कैरीड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना। पर क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं। वी हैव टू टाइप्स और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला आएगा एसेक्सुअल, ये कौन, दूसरा आएगा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है देखो, एसेक्सुअल क्या है, ओनली वन पेरेंट, only
वन पेरेंट इन्वॉल्व, यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, यहां पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। फिर क्या है, नो गैमीट्स, यहां पर गैमीट्स प्लस। बस इसके फर्क में मैं आपको इतना ही बताऊंगी क्योंकि आपको डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पता है। मैं डायरेक्ट अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूंगी। ए सेक्सुअल में देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ए सेक्सुअल में जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, थोड़े लोअर एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कर रहे हैं, पर मेनली जो हायर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स तरीका है, वो किस पे जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक है। जैसे आपने फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा तो आपने फ्लावर पढ़ा, फ्लावर के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें देखी आपने। तो अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों को बात करनी है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स? देखो कैसे होगा, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर क्या आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। जब तक गैमीट्स नहीं बनेंगे, उनका फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, फीटस नहीं बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका कैसे चलेगा आपका, मेल गैमीट, या आप इसको ऐसे लिखो गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब कहता है गैमीट का बनना, गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट बन गए, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, आपको मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचाना है। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। उसके बाद मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ठीक है। अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जनरली सिनेरियोज आपने दिखा है कि मेल गैमीट छोटा और मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट बड़ा और स्टेशनरी। हेयर द सेम कंडीशन अप्लाई, मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट। और किस तरीके से देखोगे आप, अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, फ्यूजन होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फर्टिलाइजेशन। अब
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या रिजल्ट बनेगा? जाइगोट। भाई मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? सिंगल सेल्ड जाइगोट। सिंगल सेल, ये क्या है? लिंक है। अब इस लिंक को क्या है, हमें एक एक करके पढ़ना है। सिंगल सेल जाइगोट, जाइगोट सिंगल सेल है, मल्टीपल डिविजन्स होंगे, एम्ब्रियो बनेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूं कि जाइगोट रिजल्ट्स इन एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस में ब्लास्ट लेयर्स आती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या करता है? एम्ब्रियो क्या करेगा? न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा ना। एम्ब्रियो रिजल्ट्स इन अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो रिजल्ट्स इन अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। अब देखो, अब बात कैसे स्टार्ट होगी, कैसे पढ़ें इसको? सबसे पहले हम लोग थोड़ी मोटी मोटी चीज़ देख लेते हैं और हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिस क्या है वो चीज़ें देखते हैं। प्रॉपरली हम लोग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में ही बात करेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रो की बात कर रहे हैं। देखो, जैसे मेल की बॉडी है, तो मेल की बॉडी में क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम मतलब ऑर्गन्स ऑर्गन्स ऑर्गन्स। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स है हु आर म्यूचुअली डूइंग वर्क विथ ईच अदर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यू हैव सो मेनी ऑर्गन्स। अभी हम लोग सारे ऑर्गन्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कोई ऑर्गन होगा जो कि मेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। गैमीट का जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, बात स्टार्ट ही नहीं होगी, चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस नाम का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि मेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है। मेल गैमीट है स्पर्म, जो कि स्मॉल एंड मोटाइल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस पोर्शन? शुड आई रब इट? अब ये मेल बॉडी हो गई, उसी तरीके से फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी क्या करेगी? फीमेल बॉडी के अंदर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर बार दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, दोनों अपोजिट है ड्यू टू अटेनमेंट ऑफ अपोजिट सेक्स सिस्टम। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस का मतलब है पेयर में दो होती हैं। फाइन, उसी तरीके से इनमें होती है ओवरीज, ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिन नाम के ऑर्गन है वो 2 इन नंबर हैं जो कि स्पर्म पैदा करते हैं। एक स्पर्म तो कभी पैदा होता ही नहीं है, स्पर्म्स पैदा होते हैं। और ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज नाम के ऑर्गन्स होते हैं, ये भी 2 इन नंबर होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं एग। ओवरीज, दोनों ओवरीज बहुत सारे ओवास प्रोड्यूस करती हैं, बहुत सारे एग और ओवास प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन रिलीज का मतलब क्या है कि जो कि स्पर्म के साथ मिलकर फ्यूजन करेगी, तो रिलीज सिर्फ एक ही ओवा एक बार में होता है। जबकि मेल की बॉडी बहुत सारे स्पर्म्स को छोड़ देती है फीमेल की बॉडी में। जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे तो पर बहुत सारे स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही स्पर्म्स क्या करेगा, उसको
एक ही ओवा को फर्टिलाइज करेगा। बनाते तो ओवरी बहुत सारे ओवा हैं, पर रिलीज क्या करेगी फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए? एक ही ओवा। सिमिलरली स्पर्म्स बहुत सारे बनते हैं, रिलीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट सिर्फ एक ही करता है। ठीक है, तो एग और ओवा जो कि लार्ज एंड स्टेशनरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, ये गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स होते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो बॉडी होती है, जो जनरलाइज्ड बॉडी होती है, उस जनरलाइज्ड बॉडी में सारे सेल्स सोमेटिक होते हैं, मतलब 2n। लेकिन इन सोमेटिक सेल्स में से कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, भाई जैसे सोमेटिक सेल्स हैं, उन्होंने माइटोसिस किया, इक्वेशनल डिवीजन किया, सोमेटिक सेल डिप्लॉयड 2n, माइटोसिस किया 2n ही बनाया। लेकिन इन सोमेटिक सेल्स में से ऐसे दो सेल्स, एक टेस्टिस का, एक ओवरी का, टेस्टिस के सेल टेस्टिकुलर फॉलिकल्स, ओवरीज के सेल ओविक्यूलर या ओवेरियन फॉलिकल्स। अभी सिस्टम पढ़ोगे सब समझ में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट देखो। तो टेस्टिस के अंदर के सेल्स भी सोमेटिक सेल्स हैं, मतलब डिप्लॉयड 2n, और ओवरीज के सेल्स भी डिप्लॉयड 2n है, लेकिन उन्हें तो गैमीट बनाना है। गैमीट तो हैप्लॉइड है भाई, हैप्लॉइड मतलब n, तो 2n जब मियोसिस करेगा, रिडक्शनल डिवीजन करेगा, तो n बनेगा। तो स्पर्म क्या है? n। ठीक है, कहां से आया है? 2n। ओवा क्या है? n। कहां से आया है? 2n। तो कहने का क्या मतलब है कि टेस्टिस एंड ओवरीज बोथ आर 2n और डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है डबल द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और n का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन्होंने n बनाया जो कि स्पर्म है, इन्होंने n बनाया जो कि एग है। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है? जायगोट बोलता है, जायगोट 2n है। ऑब्वियसली जायगोट से हम पैदा होंगे तो हम तो 2n ही होंगे ना। ठीक है, तो n इंटू n, ये स्पर्म है, ये ओवा है, ये हैप्लॉइड हैं, इनके फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा, वो 2n है, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हर सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 के पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे 46 क्रोमोसोम्स, तो जैसे ये ऐसे पेयर में है टिल 23rd पेयर, और 23rd पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अगर XX है तो गर्ल चाइल्ड होगी, और XY है तो बॉय चाइल्ड होगा। मतलब जैसे कोई लड़की है, उसमें जो 23rd वाला क्रोमोसोम होगा, भाई 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में प्रेजेंट है, उसमें 22 तक क्या है? सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स, और जो सबसे लास्ट वाला पेयर है, 23rd वाला पेयर है, वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम वाला है, वो सोमेटिक नहीं है। तो ये जो दो ये एक जैसे बनाने स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा आगे पीछे बना दिया है। ठीक है, जैसे कोई लड़की है, उसमें 23rd पेयर एक्सेस का है, तो लड़के का क्या होगा? 23rd पेयर XY। जब उस लड़की और लड़के में मेटिंग होगी तो जैसे ये रहा, नीचे दिख रहा है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ये लड़की है, ये लड़का है, दोनों के बीच में मेटिंग हुई, एक क्रोमोसोम फादर मदर से उठाएगी, एक क्रोमोसोम फादर से उठाएगी। तो अगर ये XX उठाती है तो गर्ल चाइल्ड होगी, और XY उठाती है तो बॉय चाइल्ड। भाई जो फीमेल की बॉडी है वो तो कोई भी क्रोमोसोम भेजे, X ही भेजेगी। मेल डिसाइड करता है
कि पैदा होने वाले बच्चे का सेक्स क्या होगा, पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि मेल के पास दो ऑप्शन है, उसके बाद दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम है। अगर एक्स छोड़ेगा तो एक्स के साथ मिलकर गर्ल चाइल्ड हो जाएगा, वाई छोड़ेगा तो एक्स के साथ मिलकर बॉय चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलो, शुड आई रब दिस पोर्शन, शुड आई रब इट? अब बात आती है कि हमारी बॉडी में कब पता चलेगा कि मुझे रिप्रोडक्शन करना है, ये भी तो बात इंपॉर्टेंट है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पैदा होते से बॉडी में आ जाता है, लेकिन एक्टिवेट कब होता है? एक्टिवेट होने का मतलब है कब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरीज ओवा बनाते हैं। देखो, इसे कहते हैं प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज मतलब हिंदी में कहें तो किशोरावस्था। प्यूबर्टी एज का मतलब है कि अब मेल और फीमेल की बॉडी रेडी है रिप्रोडक्शन करने के लिए। मतलब हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पहले ही अलॉट हो गया था, लेकिन उस टाइम पे क्या था, पैदा होते से ही और टिल प्यूबर्टी एज जब तक नहीं आती तब तक वो बनाता जाता है, गैमीट का धीरे धीरे बॉडी डेवलप्ड होती जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और वो क्या करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जैसे प्यूबर्टी एज आ जाती है गैमीट के एक्टिव हो जाते हैं। मतलब प्यूबर्टी एज आने का मतलब है कि मेल भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और फीमेल भी रिप्रोड्यूस कर सकती है। प्यूबर्टी एज का मतलब है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो गया है और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं, एक्टिवेट हो गए। प्राइमरी सेक्स मतलब हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, दो काम है, एक प्राइमरी वर्क, एक सेकेंडरी वर्क। प्राइमरी वर्क का मतलब क्या होता है, ये टेस्टिस को स्पर्म बना और ओवरीज को बोलना कि ओवा बनाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे कि मैम बनते तो पहले ही हैं, मेल की बॉडी स्पर्म्स बनाती है लेकिन एक्टिवेट प्यूबर्टी एज पे करती है। मतलब स्पर्म एक्टिव कब होंगे, उनमें एक्टिविटी कब आएगी, वो कब फ्यूजन करने लायक होंगे। और फीमेल की बॉडी में ओवा ओवरीज में रहते हैं पर रिलीज नहीं होते। अभी आप देखो कि ओवरीज का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एम्प्यूला होता है, वो एम्प्यूला ओवरी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब जब ओवरीज ओवा को छोड़ती हैं तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं ओव्यूलेशन, और उस ओव्यूलेशन से फीमेल्स में एक मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलती है जो उनके प्रेगनेंसी होने या ना होने को इंडिकेट करती है। ये आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो प्यूबर्टी एज क्या है, प्यूबर्टी एज मतलब नाउ द बॉडी इज रेडी टू रिप्रोड्यूस। जो भी काम वो पैदा होते से कर रही थी अब आप उसको क्या कर सकते हो, साकार कर सकते हो। तो प्राइमरी काम क्या है रिप्रोडक्शन का, गैमीट बनाना। पर सेकेंडरी काम क्या है, ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लाना जिसकी वजह से आप मेल और फीमेल में फर्क देख सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, जैसे प्यूबर्टी एज मेल्स में क्या होगी, प्यूबर्टी एज मेल्स में लगभग आपकी होती है 13 से 15 ईयर्स और फीमेल्स में 10 से 12 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी इज रेडी टू रिप्रोड्यूस, बॉडी इज रेडी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, और बॉडी वर्क फॉर 2 प्रोसीजर्स। बॉडी वर्क फॉर 2 प्रोसीजर्स, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी वर्क। प्राइमरी वर्क का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और सेकेंडरी वर्क का क्या है वो मैं यहां लिखा देती हूं, शुड आई रब दिस,
सेकेंडरी वर्क मतलब अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल में कैसे होंगे? मेल में कैसे आते हैं? आपको मेल कैसे दिखते हैं? हैवी बॉडी स्ट्रक्चर, इनलार्ज शोल्डर्स, ठीक है, हैविंग दाढ़ी मूछे, मुस्टाच एंड बियर्ड, ठीक है, उनका जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन और स्लिमी नहीं होती है, ठीक है। फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में हैव थिन बॉडी, जो चेहरे पे, शोल्डर्स पे इतने ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होगी जो कि मेल्स की होती है। फेशियल हेयर्स नहीं होंगे इन दी फॉर्म ऑफ मुस्टाच एंड बियर्ड, ठीक है। और एक जो स्पेशल चीज़ देखी जाती है फीमेल्स में वो है मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर मंथ एक साइकिल आती है जिसमें डेड ओवा इन दी फॉर्म ऑफ म्यूकस एंड ब्लड निकलता है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कैसे होगा? जैसे ओवरीज ने ओवा को रिलीज किया, अगर रिप्रोडक्शन हुआ, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपके एम्ब्रियो बनेगा, यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो बनेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि जो भी यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम है, जो भी ब्लड वेसल्स है, वो पर आगे पढ़ेंगे, थोड़ा हिंट दे रही हूँ, जो भी ब्लड वेसल्स है वो क्या करेंगे? उस जाइगोट को नरिश करेंगी, उस जाइगोट को नरिश करेगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, बिकॉज बॉडी नहीं चाहती है कि ब्लड बॉडी से बाहर निकले। लेकिन अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो ओवा डेड है, दैट ओवा इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय एनी काइंड ऑफ स्पर्म, तो वो ओवा क्या है? डेड थिकनिंग्स की वजह से एंडोमेट्रियम को लेके ब्लीडिंग की फॉर्म में गर्ल्स की जो वेजाइनल ओपनिंग होती है उससे बाहर निकलता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलमोस्ट 3 to 5 डेज तक हर मंथ चलती है, ठीक है। तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके प्राइमेट्स में देखी गई है, थोड़े इससे कम ह्यूमन बींग से हटके भी ऑर्गेनिजम्स में देखी गई है, पर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स में देखी गई है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ गर्ल, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो दैट मीन्स उसकी प्यूबर्टी एज ऑनसेट है, दैट मीन्स वो गर्ल अपनी लाइफ स्पैन में बेबीज को रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम, कैसे गैमेट प्रोड्यूस करता है, स्पर्म का फंक्शन, सिमिलरली फीमेल उसका सिस्टम, ओवरीज का फंक्शन, फिर कैसे स्पर्म ओवा के पास गया, कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, कैसे जाइगोट बना, कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, एंड देन फाइनली जब आप फीमेल पार्चुरेशन या गेस्टेशन मतलब 9 मंथ तक बच्चे को रखना, और पार्चुरेशन मतलब बेबी को बाहर निकाल देना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।